हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे उसके बारे में हमने बताया था आपको। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किस स्पीसीज़ का रिडक्शन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को बताया था। जहाँ पे हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था दूसरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। एक और चौथा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, लेकिन इस ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कंपटीशन है ट्रांसफ़र होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कंपटीशंस होता है, इस तरह के रिएक्शंस को हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कंपटीशन चलता है, ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले बच्चों, जैसा कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया होगा आपको, देख लो। एक हमारे पास अगर बीकर है, क्या है, बीकर, और इस बीकर के अंदर अगर हमने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, CuNO3 का ट्वाइस, और इसके अंदर, इस बीकर के अंदर अगर हमने जिंक रॉड डिप कर दिया, हमने क्या कर दिया, जिंक रॉड, Zn रॉड, जिंक रॉड अगर हमने डिप कर दिया, तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम, आप देखोगे इस जिंक रॉड और इस कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है इस बीकर के अंदर, इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे जब रिएक्शन होगा तो ये आपको पता भी चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो, जैसा कि आप जानते हो कि कॉपर नाइट्रेट जो होगा वो आपको कुछ स्काई ब्लू कलर की तरह दिखाई देगा। ठीक है, इसका कुछ कलर स्काई ब्लू होता है या कुछ दूसरा कलर। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ देखोगे तो ब्लू टाइप का, लाइट ब्लू टाइप का कलर होता है। ठीक है, तो लाइट ब्लू कलर होता है। तो अब सवाल ये है कि कॉपर नाइट्रेट का जो कलर है वो किसकी वजह से है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान से ज़रा देखो। कॉपर नाइट्रेट को अगर हम डिसोसिएट करते हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो ये 2 आयन्स में ब्रेक होगा, Cu2+ आयन में ब्रेक होगा, और NO3 नाइट्रेट आयन पे आपको पता होना चाहिए कि सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप 9th में फार्मूला बनाते समय आपको बताया गया था, NO3-। अब NO3 का होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब NO3- कितना होगा, 2 होगा, तो 2NO3-। कहने का मतलब Cu+2 आयन और 2NO3- आयन में ये ब्रेक होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो Cu+2 आयन है, ये Cu2+ आयन की वजह से ही कलर आ रहा है, स्काई ब्लू या लाइट ब्लू कलर जो आ रहा है कॉपर नाइट्रेट का, वो किसकी वजह से है, Cu+2 आयन की वजह से है। लेकिन Cu2+ आयन में वो भी किसकी वजह से, क्योंकि Cu2+ आयन को जब हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद आता है 4s2 और 4s1 और 3d9 आता है, 3d10 आता है। ये कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लास्ट में क्या होता है, 4s1 3d10 होता है, ये आपको पता है। लेकिन Cu पे 2+ चार्ज होने की वजह से 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लीव आउट हो जाएगा, और 3d10 से भी एक इलेक्ट्रॉन लीव आउट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको, रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा Cu2+ का, वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3d9 का केस। जबकि Cu का आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4s1 3d10 मिलेगा। लेकिन Cu पे 2+ चार्ज होने की वजह से 4s का एक इलेक्ट्रॉन और 3d का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और 3d9 बनेगा। ठीक है,
तो इसमें अगर 3d9 डी ऑर्बिटल में अगर देखा जाए ध्यान से तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन पांचों ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की जाए तो इसमें आप देखोगे कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड है। इस बात को बच्चों बहुत ध्यान से समझ लो कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी कंपाउंड कलर शो करता है, या जो कलर की प्रॉपर्टी आती है वो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मौजूदगी की वजह से होती है। तो Cu2+ आयन में देख रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी कितना है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 3d9 का केस है। जो लास्ट ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो पेयर्ड नहीं है, वो अनपेयर्ड है। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से Cu2+, या हम कह सकते हैं इसमें कलर प्रॉपर्टी आती है। Cu+2 का कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट हो या कॉपर नाइट्रेट हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, ये सभी स्काई ब्लू कलर दिखाई देंगे, लाइट ब्लू कलर दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि CuSO4 में भी Cu2+ चार्ज में है और CuNO3 में भी Cu+2 चार्ज में है। इस वजह से ये क्या होंगे? कलर्ड होंगे। लेकिन अगर यही केस Cu2SO4 का अगर हो जाए तो यहाँ पे तब उस केस में अगर देखोगे तो Cu यहाँ पे +1 चार्ज में है, Q+ फॉर्म में है, क्योंकि Cu 2 है तो 2 Cu है तो हर एक Cu पे एक एक प्लस और SO4 पे 2-, तो चार्जेस इक्वल होने चाहिए ना। तो इसलिए Cu2SO4 अगर Q+ सल्फेट है, CuSO4 को क्या बोला जाता है? क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट। Cu2SO4 को Q+ सल्फेट कहा जाता है। 9th में आपको Q+ और क्यूप्रिक के बारे में बताया गया था। जिस पे चार्ज ज़्यादा होता है वो क्यूप्रिक, उसे इक वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें कम चार्ज होता है अस वर्ड यूज किया जाता है। तो क्यूप्रिक और Q+। तो Q+ सल्फेट में Cu+1 चार्ज में है, और अगर Cu+1 चार्ज में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तब क्या बनेगा? वैसे तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 4s1 3d10, लेकिन अब Cu+1 का केस है तो +1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये 3d10 का केस होगा। और d ऑर्बिटल में पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। तो Cu+1 जो होता है वो कलरलेस होता है। Cu+1 का कंपाउंड जो होता है वो कलरलेस होगा, लेकिन Cu2+ चार्ज जिस पे है अगर, तो वो कंपाउंड कलर्ड होगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब ज़रा हम देखो, अगर हम बात करें अब यहाँ पे, जैसा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम बीकर के अंदर जब हम कॉपर नाइट्रेट का सलूशन रखेंगे, CuNO3 का होल ट्वाइस का सलूशन अगर रखेंगे तो ये सलूशन आपको हमने बता दिया कि लाइट ब्लू कलर होगा। इसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया गया है। अब इस जिंक रॉड और कॉपर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होगा और आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ये जो कलर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो आप देखोगे फाइनली बीकर में आप देखोगे तो ये जो रॉड वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस रॉड के ऊपर आप देखोगे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। मतलब जो कॉपर नाइट्रेट का लाइट स्काई ब्लू कलर था वो मतलब डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको आप भी समझ लो। देखो, सबसे पहले जब हम जिंक रॉड को जब हम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब इसको डिप किया जाता है तो होता क्या है कि ये कॉपर जो होता है वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है और जिंक सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। कहने का मतलब ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? जिंक नाइट्रेट बना लेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट बना लेगा। और ये जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। जिंक क्या करेगा? कॉपर नाइट्रेट से कॉपर को बाहर निकाल देगा, सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। मतलब जो सॉल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट का उससे कॉपर बाहर निकल जाएगा और जिंक यहाँ पे जाके डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपर मेटल बाहर निकल जाएगा और जिंक रॉड पे
क्या हो जाएगा, आप देखोगे ऊपर तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। और अब जरा ध्यान से देखो, जब जिंक और कॉपर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, जिंक नाइट्रेट और कॉपर बना, क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बन जाएगा कॉपर। अब ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है, अब कॉपर अगर है तो ये मेटल है, न्यूट्रल मेटल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल मेटल है, फ्री स्टेट में है। लेकिन जो इसके साथ प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या था, जिंक नाइट्रेट। अब ध्यान से देखो, जिंक नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे तो Zn+2 आयन और 2NO3 माइनस बनेगा। यहाँ पे हमें मतलब Zn+2 से है। अब Zn का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो क्या करते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही ना करते हो। अब अगर हम Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा क्या, 3d10 बचेगा। अब 3d10 डी ऑर्बिटल में 5, डी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड दिखाई देंगे आपको, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाई देंगे, पेयर्ड दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं Zn+2 आयन में, इसी वजह से सोल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब यहाँ पे रिएक्शन कराया गया जिंक का किसके साथ, कॉपर नाइट्रेट के साथ जब कराया गया तो आपने क्या देखा कि जिंक सोल्यूशन के अंदर जाके जिंक नाइट्रेट बना लिया, ठीक है, और साथ में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस वजह से ये जिंक जो सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन है वो कौन सा कंपाउंड बना रहा है, जिंक नाइट्रेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है, सोल्यूशन का कलर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहाँ पे डायग्राम भी अच्छे से बनाया है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में। अब बात आती है कि जब जिंक मेटल इस कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर जाएगा, ठीक है, और जिंक नाइट्रेट और कॉपर बनाएगा, तो इसके हाफ रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन का, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का हमें आयनिक रिएक्शन लिखना होगा, मतलब आयन के फॉर्म में हमें लिखना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तब हम बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख पाएंगे। तो पहले तो ये जो रिएक्शन है इसका आयनिक रिएक्शन कैसे होगा आप देख लो। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखता हूँ, ये जो है Zn+CuNO3 का होल ट्वाइस गिव्स ZnNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर, जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर। अब ये है, इस रिएक्शन को हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर। अब आयनिक रिएक्शन देखो बच्चों, लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आयनिक रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अब यहाँ जिंक जैसे है वैसे ही रहने दो, कॉपर नाइट्रेट, देखो दोनों साइड कॉमन क्या है, नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट जब भी डिसोसिएट होगा तो यहाँ से Cu+2 आयन निकलेगा, NO3 माइनस, 2NO3 माइनस, लेकिन NO3 माइनस से हमें मतलब नहीं है, केवल मेटल और मेटेलिक आयन से मतलब है। तो कॉपर नाइट्रेट की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल Cu2+ आयन लिखेंगे, और नाइट्रेट दोनों तरफ कॉमन है इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पे Zn प्लस जिंक प्लस Cu2+ आयन गिव्स, अब यहाँ पे Zn जिंक नाइट्रेट है, यहाँ भी नाइट्रेट है, तो यहाँ भी जिंक नाइट्रेट डिसोसिएट होगा तो Zn+2 आयन और NO3 माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेट को नहीं लिखा गया, केवल Zn+2 को लिख दिया गया आयनिक फॉर्म में, क्योंकि जिंक नाइट्रेट जब डिसोसिएट होगा तो Zn+2 आयन में और NO3 माइनस आयन में डिसोसिएट होगा, तो इसी वजह से NO3 माइनस को नहीं लिया जा रहा है, केवल Zn+2 को लिया जा रहा है। फिर प्लस क्या लिखेंगे हम, कॉपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन कहा जाता है। आयनिक रिएक्शन में हमेशा हम मेटेलिक पार्ट को लेते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। या एक एग्जांपल के थ्रू और आप देख लो, जैसे मान लो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन Zn जिंक का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ कराया जा रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को अगर हमें आयनिक रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो आयनिक रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले जिंक लिखोगे,
कॉपर सल्फेट को जब डिसोसिएट करेंगे तो Cu2+ आयन में डिसोसिएट होगा, SO4 डबल माइनस में, तो SO4 माइनस को नहीं लिया जा रहा है। अब जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट भी डिसोसिएट होगा, तो Zn2+ आयन और SO4 डबल माइनस, तो SO4 डबल माइनस को नहीं लिया जा रहा है, Zn+2 ले लिया गया और इधर कॉपर लिख दिया गया। अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रिएक्शन जो सर्कल मैं कर रहा हूँ, ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। किसका आयनिक रिएक्शन है? ऊपर वाला जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है इसी का आयनिक रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शन को हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब सवाल ये है कि हाफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये भी देख लो। तो जैसा कि आपने देखा सबसे पहला रिएक्शन कि Zn जो था वो Cu+2 आयन यहाँ पे एक्वस होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में था इसलिए AQ लिखा जाएगा। जिंक तो रॉड था इसलिए सॉलिड था तो S लिखा जाएगा। अब आगे क्या बना? Zn2+, मतलब सॉल्यूशन के अंदर गया तो सॉल्यूशन बन गया था जिंक नाइट्रेट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्वस हो जाएगा। और बाकी Cu क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा Cu, ठीक है। ये Cu को हम क्या लिखेंगे? सॉलिड लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका, अब ध्यान से ज़रा देखो, जिंक से Zn+2 बन रहा है और कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। यही दो हाफ रिएक्शन होंगे। एक तो हाफ रिएक्शन जिंक से जिंक+2 का होगा और दूसरा हाफ रिएक्शन Zn+2 से कॉपर 2+ से कॉपर का होगा। पहला हाफ रिएक्शन क्या होगा? Zn से Zn+2 और दूसरा क्या होगा? कॉपर 2+ से कॉपर, ठीक है। अब देखो हाफ रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं। हाफ रिएक्शन दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहा जाता है और जिसमें रिडक्शन होता है उसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसका अगर हमें हाफ रिएक्शन लिखना है, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको डिवाइड करें तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जिंक से Zn+2 और दूसरा हमने क्या बताया था? Cu2+ से Cu। ये दो हाफ रिएक्शंस हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट कैसे होगा देखो। अब यहाँ पे जिंक Zn+2 में तभी कन्वर्ट हुआ होगा जब ये जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। तो आप जब ऐसे लिखोगे जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड आप दिखाओगे, लॉस किया है तभी तो ये जिंक पे 2+ चार्ज आया है। अब कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर 2+ कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तभी Cu में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट याद करो जो हमने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रीवियस क्लास में। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ ऊपर वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और नीचे वाले को रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको अगर अच्छे से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा था आपका Cu2+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने और ये बना लिया कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हाफ रिएक्शन हम इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आयनिक रिएक्शन लिख लो, आयनिक रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस कर लो, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ऑक्सीडेशन आपको पता चल जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और दोनों को सेपरेटली आप लिख लो इस तरीके से। ऑक्सीडेशन जिस पे चार्ज होता है, याद रखना, जिस पे चार्ज होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, और जिस पे चार्ज वार्ज नहीं होता है, चार्ज वगैरह कुछ, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताएंगे। तो क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कॉपर +2 AgNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस
CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag प्लस 2Ag। और एक दूसरा रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा है निकिल सल्फेट NiSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस निकिल। तो इन दोनों रिएक्शन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इन दोनों रिएक्शन का आपको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन का आयनिक रिएक्शन लिखना है। इन दोनों रिएक्शन का ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, दीज आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इन दोनों मॉलिक्यूलर रिएक्शन का इन दोनों मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आप आयनिक रिएक्शन में लिखिए। उसके बाद इनके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आप लिखकर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इसको आप करके बताएंगे मुझे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट की। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में शायद मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन किया जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उसके क्या क्या रूल्स हैं और कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।